नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही वैसे सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला करने में पीछे नहीं है। नेताओं के एक ऐसे ही बयान पर एक बार फिर से घमासान मच गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने देवास के खाते गांव में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि खाते गांव की जनता लगातार 25 साल से भाजपा के विधायक को जिता रही है। खाते गांव के मतदाता कौन से नशे में हैं जो इनको जिता रहे हैं। कमलनाथ के इसी बयान को लेकर सीएम शिवराज ने हमला बोल दिया। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस में ऊट पटांग बयान देने का जैसे अभियान सा चल रहा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कह रहे हैं कि मतदाता नशे में है। क्या मतलब है कहने का कि मतदाता नशे में है? वो लगातार बीजेपी को जिता रहे हैं इसलिए नशे में है। सीएम ने यह भी कहा कि क्या ये जनता का अपमान नहीं है? नशे में जनता को कहने वाले क्या खुद नशे में नहीं है या वो क्या कह रहे हैं? ये जनता के प्रति उनकी सोच है। कांग्रेस के अंतरकलह और गुटबाजी सामने आ रही है और एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए ऐसे ऊट पटांग बयान देने का जैसे अभियान सा चला हुआ है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर घमासान मच गया है। कमलनाथ ने कहा कि खाते गांव के मतदाता ऐसे कौन से नशे में हैं जो लगातार पिछले 25 साल से बीजेपी के विधायक को जिता रहे हैं। तो वहीं कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि ये सीधे सीधे जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है और कांग्रेस में ऊट पटांग बयान देने का जैसे अभियान सा चला हुआ है। आइए अब आपको वो सुनाते हैं वो वो बयान थे जो पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज ने दिए हैं। पूरे खाते गांव का मुझे तो ताज्जुब है। मैं भी 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव जीत रहा हूं। मुझे ताज्जुब होता है यहां आकर कि 25 साल का ये उपेक्षित इतिहास और कौन से नशे में है। मैं तो पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं तो पूछता हूं कि कौन से नशे में खाते गांव के मतदाता हैं कि उनको दिखता नहीं है कि कितना उपेक्षित है। ये मैं प्रश्न अपने आप से पूछता हूं कि कोई भी क्षेत्र में मुझे चिंता होती है जब मैं नौजवानों की तरफ देखता हूं। कमलनाथ जी को ये लगता है कि कहीं वो छोटे ना रह जाएं। वो खाते गांव में जाके बयान देते हैं कि खाते गांव के मतदाता नशे में हैं। और नशे में क्यों? बोले वो लगातार बीजेपी को जिता रहे हैं, नशे में हैं। कि ये जनता का अपमान नहीं है? क्या ये मतदाताओं का अपमान नहीं है? और नशे में जनता को कहने वाले क्या खुद नशे में नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की अंतरकलह और गुटबाजी में एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए ऊट पटांग बयान देने का अभियान चला हुआ है। प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पूर्व सीएम कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अपने बयान को लेकर के एक बार फिर से कमलनाथ शिवराज के निशाने पर आ गए हैं और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा रमेश शर्मा जी का। रमेश जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एक बयान आया है, पहले कमलनाथ जी ये कहते हैं कि भाई खाते गांव की जो जनता है, वहाँ के जो मतदाता हैं वो ऐसे कौन से नशे में हैं कि लगातार पिछले 25 साल से बीजेपी के विधायक को जिताए जा रहे हैं। तो अब उनके इस बयान को सीएम शिवराज ने पकड़ लिया और उन्होंने इसे जनता का अपमान बता दिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोटे तौर पर जैसे जैसे चुनाव कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी है और राजनीतिक आक्षेप एक दूसरे पर है, इसको बढ़ेंगे। तो कमलनाथ जी के बयान पर अगर शिवराज जी का इस तरीके से प्रतिक्रिया आती है तो वो आश्चर्यजनक नहीं है, वो स्वाभाविक है। अब दूसरी बात आती है कि खाते गांव के मतदाताओं को नशे में कहना, तो स्वाभाविक रूप है कि कमलनाथ जी चूंकि वरिष्ठ हैं तो इतने वरिष्ठ व्यक्ति को थोड़ा सा शब्दावली पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोटे तौर पर ये माना जाता है कि श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, जो शब्दों का उपयोग करते हैं, उनके अनुयायी उनका अनुसरण करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि श्रेष्ठ जनों को अपने आचरण पर, व्यवहार पर और शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये दिखा जा रहा है कि राजनेताओं की जो शब्दावली है उसमें गिरावट आ रही है। ये कहीं पंचमाल कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कुछ, इस तरह की ये जो बातें आ रही हैं,
मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो राजनेताओं को अपनी शब्दावली पर ध्यान रखना ही चाहिए और आवेश में आकर के कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जो खुद भी विवाद का विषय बने और फिर पार्टी कटघरे में हो। मैं समझता हूं इसके लिए स्वयं एक, जिसको कहना चाहिए एक आत्म आचार संहिता, अच्छे शब्द, गरिमामय शब्द, जो एक समय हुआ करता था कि लोग सुनने के लिए आते थे, गांधी जी को सुनने के लिए आते थे, नेहरू जी को सुनने के लिए आते थे, अटल जी को सुनने के लिए आते थे। इंदिरा जी के बारे में इतनी बातें आती हैं आपातकाल को लेकर के, लेकिन उनके भाषणों का स्तर जो था वो हमेशा स्तरीय रहा और उस पर कभी आलोचना नहीं हुई। राजीव गांधी का आप भाषण सुनिए, मैंने तो बहुत रिपोर्टिंग की है इंदिरा जी की और राजीव जी की, उनकी भाषा की शैली में गिरावट कभी नहीं आई। अर्जुन सिंह जी की भाषा शैली में गिरावट कभी नहीं आई। इन दिनों थोड़ी सी भाषा शैली की गिरावट की जो चल रही है, मैं समझता हूँ ये मीडिया में आएगी भी और उसको राजनीतिक दलों को स्वयं इस पर सोचना चाहिए। जी चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर रंजन से जानना चाहूँगा। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, जो बात अभी रमेश जी ने कही है कि भाई भाषाई मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल रखा जाना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्या कहेंगे इस पर? तो ये एक चीज है कि आप भाषाई मर्यादाओं की तो छोड़ दीजिए, मर्यादाएं सब जगह से टूट चुकी हो। एक राजनीति ही जो था, तो राजनीति में भी मर्यादाएं आज से नहीं पिछले एक दशक से टूटी पड़ी हुई है। हर व्यक्ति की जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं बचा हुआ है, चाहे राजनेता हो, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। बड़े नेताओं की तो जुबान फिसल रही, आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है, हाई कोर्ट तक मामला जा रहा है कि इनकी जुबान फिसल रही है और सबकी जुबान फिसल रही है आज की तारीख में। तो राजनीति सिर्फ एक माध्यम हो चुका है और एक जरिया हो चुका है कि हम सत्ता में किस तरीके से काबिज हो सकते हैं, या कमलनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान हो या दीगर कोई भी नेता हो देश का। हर व्यक्ति सिर्फ निगाह लगा के बैठा हुआ है कि हम सिंहासन पर कब बैठे और किस रूप में बैठे, उसके लिए कोई शब्दावली नहीं निर्धारित है और न वो शब्दों का तोल मोल देख रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं यहाँ इंगित करना चाहूंगा, ये स्वभावता से लोगों को ये पता नहीं हो रहा है। इस समय यदि आप बिल्कुल रिसर्च करोगे तो आपको ये पता होगा कि इस समय पृथ्वी का और सूर्य का जो डायमेंशन, जो परिवर्तन की स्थितियां चल रही हैं, उसने पूरे देश काल में नहीं पूरे विश्व में इस तरीके का वातावरण पैदा कर दिया है। क्योंकि राजनीतिक लोगों को हम सुनते हैं और राजनीतिक लोग ही सुनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब आप ये देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबकी मना स्थिति इस समय बदली हुई है। हर की जुबान फिसल रही है और हर लोग कहीं ऊट पटांग बोलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो नियंत्रण यहाँ पूरी तरह से खोया जा चुका है। तो नियंत्रण की आप बात मत कीजिए कि नियंत्रण तो यहाँ आने वाले दिनों में आपको ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि ये सड़क छाप स्थितियां जो होती हैं, भाषाएं जो आप चाय ठेले पे, पान ठेले पे या सड़कों पर देखते हैं, वो राजनेताओं की भाषा शैली आपको दिखाई देगी। ये राष्ट्रीय परिदृश्य में दिखाई दे रही है और ये प्रादेशिक परिदृश्य में भी दिखाई दे रही है कि किसी पर कोई लगाम नहीं बची है। तो आप यहाँ नियंत्रण की तो बात कीजिए ही मत। अब खाते गांव की बात को यदि आप लेते हैं तो खाते गांव में यदि कमलनाथ ने लिया तो कमलनाथ भी उसी स्थिति में पहुंच गए हैं और कमलनाथ के मुंह से यदि जो चीज निकल गई है तो वो भी सत्ता की ललक ही दिखाई दे रही है आपको कि कैसे एक व्यक्ति ने एकाधिकार इस क्षेत्र पर या फिर उस विधानसभा क्षेत्र में एकाधिकार कैसे काबिज हो गया, तो हम कैसे उस एकाधिकार को तोड़ दें। उस लिहाज से अब ये हो सकता है कि उनकी कोई मानसिकता रही हो, किस मानसिकता के तहत उन्होंने बोला है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रही है, हमको मौका नहीं मिल पा रहा है, ये उनका मकसद हो सकता है। और राजनीति में आप ये देखिए कि राजनीति में किसी भी तरह की बयानबाजी को स्वतंत्र हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे जाए, तो यहाँ लगाम किसी चीज को बची नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये पूरी राजनेताओं की मना स्थिति इस समय डमाडोल हो गई है। तो आप थोड़ा थोड़ा हमें इन चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यदि राजनेता कुछ बोल रहे हैं तो ये आप ये समझ लीजिए कि उनकी मना स्थिति ठीक नहीं हो रही है। अब ये मतदाताओं को समझना है कि ये लोग जो, आप इनको किसी भी स्तर पर ले सकते हो, ये बढ़ा गए हैं या इनकी उम्र हो गई है। आने वाले दिनों में आपको ये दिखाई देगा कि कमलनाथ की उम्र बहुत हो गई है, शिवराज की उम्र बहुत हो गई है, इन लोगों की जुबान फिसलने लगी है, इनको थोड़ा भूलने की थोड़ी ज्यादा हो गई है कि बीमारी होने लगी है। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी और आने वाले एक साल के अंदर जब तक चुनाव नहीं हो जाता, ये बहुत बुरी तरह
ये पूरी बागड़ तोड़ देंगे अपनी भाषाओं की, और आपको इन भाषाओं की बागड़ तोड़ते हुए आपको सारे राजनेता दिखाई देंगे। एक दूसरे को ऊपर प्रत्यारोप लगाएंगे, आरोप लगाएंगे और चरित्र के आरोप लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या भंडारे कर जाएंगे भाषाओं के। तो इसलिए इनकी भाषाओं के ऊपर अब जनता को भी कोई भरोसा नहीं रहा, और लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि राजनेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने का ना कोई औचित्य बचा, ना इन पर भरोसा करो। जी, स्थितियां बिल्कुल क्लियर है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। जी जी, ये कहा भी जाता है कि जो शब्द होते हैं, हमारे शब्द ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। शब्दों की जो महिमा बताई गई है शास्त्रों में, वो ब्रह्म के समान बताई गई है और शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो रमेश जी का मैं रुख करना चाहूंगा। रमेश जी, बात चूंकि खाते गांव की चली है, तो खाते गांव की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो आशीष गोविंद शर्मा वहां पर विधायक हैं पिछले काफी समय से, पिछले 25 साल से वो वहां पर विधायक है और लगातार वो जीतते आ रहे हैं। अब कमलनाथ जी का बयान जब ये आता है कि भाई वहां की जनता किस नशे में है कि उनको लगातार जिताती चली आ रही है, उनका आशय शायद ये रहा होगा कि खाते गांव की अगर बात की जाए तो खाते गांव में सड़कों की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति जो रही होगी, उसको देख करके उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा कि भाई वहां की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वहां की जनता क्या सोच करके वोट देती जा रही है। लेकिन ठीक इसी के साथ ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई आखिर क्या कारण है कि आशीष गोविंद शर्मा इतने लंबे समय से लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं। ये भी तो एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये बात सही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी स्थान से, किसी क्षेत्र से लंबे समय तक अगर चुनाव जीतता है तो कहीं ना कहीं उसका उसके क्षेत्र में एक प्रभाव भी रहा होगा, लोगों से संपर्क भी रहा होगा। अच्छा, आप आशीष जी को तो छोड़ ही दीजिए, खुद कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से लंबे समय से जीत रहे हैं, वो खुद भी जीते हैं, उनकी पत्नी जीती है, बेटा भी जीता है, तो उसका कुछ कारण रहा होगा। या गोपाल भार्गव उनके क्षेत्र से लगातार जीत रहे हैं। कितनी ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जहां से लोग लगातार जीत रहे हैं, उसके पीछे कई चीज कारण होते हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र की एक मानसिकता होती है, जो व्यक्ति लगातार जीत रहा होता है उसका लोगों के साथ व्यवहार होता है, आचरण होता है। मोटे तौर पर यह कहा गया है, यद्यपि इन दोनों अब ये प्रचार चल रहा है राजनीति में कि इसने क्या दिया, मोटे तौर पर भारत में जो रिश्ते रहे हैं वो देने लेने के रिश्ते नहीं रहे। भारत में जो रिश्ते रहे हैं वो प्रेम के और व्यवहार के रिश्ते रहे हैं। आशीष जी को मैं जहां तक जानता हूं, खाते गांव के जो विधायक हैं, वो हर छोटे मोटे कामों में लोगों की देहरी पर, दरवाजे पर बैठे हुए मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक संपर्क है। और इससे पहले कांग्रेस में एक कुंडल थे वहां पर जो एक बार जीते थे, उनका भी वो गीत गाते थे, भजन गाते थे, लोगों के बीच में जाते थे। कैलाश कुंडल, मुझे पूरा नाम याद आ गया, वो एक बार जीत गए थे। तो कुल मिलाकर के उनको उस तरीके के भी व्यक्ति पैदा करना चाहिए। लेकिन एक दूसरी सवाल जो आता है शब्दावली का, मोटे तौर पर एक समय हुआ करता था राजनीतिक दलों में कि जहां बुद्धिजीवियों का एक प्रकोष्ठ होता था, राजनेता खुद भी बहुत पढ़ते थे, उनके घरों में किताबों के अंबार रहते थे। जैसा कि मैंने अर्जुन सिंह जी का नाम लिया, वो हमेशा किताब रखते थे। एक गेस्ट के आने और दूसरे गेस्ट के जाने के बीच में भी जो 2 मिनट समय होता था उसमें किताब पढ़ते थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा बिल्कुल ऐसी किताब पढ़ते थे। लोगों के घर में किताबों के अंबार है, मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर देखा। अब किन नेताओं के घरों में किताबों के अंबार है? लाइब्रेरी में, विधानसभा की लाइब्रेरी में कोई जाता नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब आप अध्ययन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, एक समय निकल गया, राजनेता, बड़े बड़े राजनेता भी पत्रकारों के साथ, जिनके बारे में उनको लगता था कि ये ज्यादा पढ़ने वाले हैं, पत्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग करने वाले होते हैं, उनका ज्यादातर समय रिपोर्टिंग में चला जाता है। लेकिन एक दूसरे वो होते हैं जो डेस्क पर लिखते हैं, खासतौर से एडिट पेज पर जिनका लिखने वाले होते हैं, तो उनके बारे में माना जाता है कि वो पढ़ते ज्यादा है। तो वो मुख्यमंत्री कैलाश जोशी रहे हों, सुंदरलाल पटवा रहे हों, वो दिग्विजय सिंह रहे हों, वो अर्जुन सिंह रहे हों, मोतीलाल वोरा रहे हों, ये बाकायदा बुलाते थे, बात करते थे, उनसे अलग अलग विषयों से उनका एंगल रहते थे। कुछ पत्रकार ऐसे बिल्कुल साफ रहे हैं भोपाल में, जिनके बारे में ये मान्यता थी कि इनका जुड़ाव फला दल से है और इनका जुड़ाव फला दल से। लेकिन जब मुख्यमंत्री बुलाता था तो इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था कि ये किस दल से संबंधित है, उससे उनको ज्ञान मिलता था। तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान लेने, शब्द सामर्थ्य को सीखने की जो क्षमता थी, वो राजनेताओं में अब बची नहीं है। अब भावनाओं का जो वेग जब प्रबल होगा और वो जो प्रकट होगा, तो मोटे तौर पर तो ऐसे ही हल्के शब्द मिलेंगे, जो जैसा कि रंजन जी ने कहा कि ये हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, ये भोपाल में भी देख रहे हैं और निचले स्तर पर भी देख रहे हैं। ये शब्दावली में और गिरावट भी आने वाली है। जी।
चलिए ठीक है। डॉक्टर रंजन, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्या ये कहा जाए कि आशीष गोविंद शर्मा की उस क्षेत्र पर इतनी अच्छी पकड़ है, जैसा कि अभी रमेश जी बता रहे थे कि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी के भी साथ अगर कुछ भी होता है तो वो देहरी पर खड़े हुए मिलते हैं, तो ये कहा जाए कि उनकी ज़मीनी पकड़ इतनी अच्छी है कि इतने लंबे समय से वो वहाँ पर पिछले 25 साल से जीते आ रहे हैं? देखिए, राजनीति जिस दिशा में इस देश की बढ़ रही है, वहाँ व्यक्ति विशेष होगा। जी जो व्यक्ति काम करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, लोग उस व्यक्ति को पहचानेंगे। आज की स्थिति में दुख सुख का जो साथी है, वही हमारा साथी है। जी राजनीति से किसी का कोई लेना देना नहीं बचा है। लोगों ने देश की आजादी के बाद में पता नहीं कितने विधायक, कितने सांसद, कितने मंत्रियों को देख लिया है, सबको परख लिया है। कई पीढ़ियां निकल गई हैं। अब ये लोगों को समझ में आने लगा है कि जो हमारे घर के दरवाजे पे दुख सुख में खड़ा है, वही हमारा साथी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी अन्य दल का हो, और विदिन चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो। निर्दलीय प्रत्याशी को जीतता है आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दुनिया भर के दल खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी जीत करके आता है। वो क्यों आता है जीत करके? वो सिर्फ इस वजह से जीत के आता है कि उसकी हर घर की दहलीज के ऊपर दस्तक दी हुई होती है। हर व्यक्ति को पहचानता है, हर व्यक्ति के दुख सुख में साथ देता है। विकास, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, आज बहुत छोटी चीज हो चुकी है कि यदि आप हमारे घर में यदि कोई मृत्यु हो गई है और यदि आप कोई भी व्यक्ति उस समय कंधा देने के लिए राजी है, हमारे दुख में शामिल होने को राजी है, वो व्यक्ति हमारे लिए जीवन काल तक बिल्कुल चिरस्थायी व्यक्ति हो चुका है। वो किसी भी स्थिति में होगा, हम उसका साथ देंगे। यह हो गई। अब चूंकि लड़ाई ये हो गई है, राजनीति नहीं, यहाँ भावनाओं की बात हो गई है। जो आपके साथ में भावनाओं के साथ में जुड़ेगा, वो व्यक्ति वहां चिरस्थायी होगा, आपके जीवन काल तक चलेगा। चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, आप उसका साथ दोगे। राजनीति अब उस दिशा में बढ़ने लगी है। तो यही स्थितियां खाते गांव की भी दिखाई दे रही, यही स्थितियां मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों की आपको दिखाई देगी, जहां निर्दलीय प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का वहां प्रभुत्व रहा है और वही लोग जीतते आए हैं। ये लोग दिल से जुड़े हुए लोग हैं। अब राजनीति आने वाले दशक में आपको दिल से जुड़ी हुई राजनीति दिखाई देगी। जो दिल से जुड़ा, वो बिल्कुल एकाधिकार उसके पास है कि उसको ही वोट जाएंगे। तो यहाँ अब कोई छीना झपटी नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में, आने वाले जो भी विधानसभा चुनाव होंगे या संसदीय लोकसभा के चुनाव हों या नगरीय निकाय के चुनाव हों, या वही व्यक्ति जीतेगा और वही व्यक्ति सदन में पहुंचेगा जो व्यक्ति लोगों के घरों तक अपनी पहुंच रखता होगा। वरना किसी को भी लोग अब स्थान देने को राजी नहीं है और लोग अब किसी पर भरोसा कर, खास तौर से राजनेताओं पे भरोसा करने को बिल्कुल नहीं है। जो घर का होगा वही हमारा सगा होगा। इसके बाद कोई राजनीति खत्म हो चुकी है। क्योंकि आप उस चीज को देखिए कि अब धीरे धीरे परिवार जो हो रहा है, परिवार अब संगठित, मतलब बिखर चुका है एक बार परिवार। अब लोग संगठित होना चाह रहे हैं। अब परिवार पहले जो था कि अपने यहाँ कुटुंब था, एक पारिवारिक अवधारणा थी, फिर हम बाहर बट गए। अब बाहर बटने वाली स्थिति नहीं बची है। अब स्थिति हो गई कि हम कैसे एकजुट हों और कैसे परिवार को इकट्ठा करें। वही राजनीति की स्थिति हो चुकी है कि हमको यदि सपोर्ट चाहिए, हमारा कोई सपोर्ट करने को राजी है तो हम उसका सपोर्ट करने को राजी है। वरना यदि बाहरी एम्पायर, बाहरी यदि आडंबर यदि हमको दिखा करके कोई 6-8 महीने के लिए, तो लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि 3 महीने या 4 महीने के लोग हमारे पास आएंगे और इसके बाद 5 साल तक दिखाई नहीं देंगे। हमें 5 साल तक अपनी दहलीज के ऊपर, हमारे एक टेलीफोन के ऊपर, हमारे एक आवेदन के ऊपर, हमारे एक कहे के ऊपर जो व्यक्ति हमारे दरवाजे पर खड़ा है, वो हमारे लिए हितचिंतक है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का हो या वो कैसी भी स्थिति की राजनीति करता हो, वहां हमें स्वीकार है। ये राजनीति की दिशा यहाँ धीरे धीरे बदल रही है और ये पूरे देश में आपको दिखाई देगा कि ये राजनीति व्यक्ति की राजनीति है। जो व्यक्ति दिल जीतेगा वो राजनीति कर पाएगा और जो व्यक्ति दिल नहीं जीतेगा, दिलों को ठेस पहुंचाएगा, वो व्यक्ति राजनीति से बाहर होगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो व्यक्ति दिल जीतेगा वही राज करेगा। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर
रमेश जी का रुख करना चाहूंगा। रमेश जी, जिस तरीके से हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भी कांग्रेस में ऊट पटांग बयान देने का जैसा अभियान सा चल रहा है। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक बयान सुना था, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया था, भिंड में उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि भाई रानी कमलापति कौन है, ये ढूंढ ढूंढ के लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने एक तंज भरे अंदाज में ये बात कही थी कि ये पता नहीं कहां कहां से पुराने नाम लेकर के आ रहे हैं। और उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक बात कह दी कि राजा महाराजाओं का दौर वापस लाना चाहते हैं और राजा महाराजाओं ने तो अत्याचार किए थे। ये भी एक बड़ा ही विचित्र सा बयान था। फिर हमने थोड़े दिन पहले एक बयान और देखा, जब दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि भाई मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। और अब ये बयान आता है जब कमलनाथ जी कहते हैं खातेगांव के विधायक को लेकर के। तो क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस में इस तरह के ऊटपटांग बयान देने का अभियान चल रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऊटपटांग बयानबाजी कांग्रेस को भारी में पड़ जाए? निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही। अपेक्षाकृत वैसे तो सभी राजनीतिक दल सीमाओं से बाहर जाकर के अमर्यादित भाषा और वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कांग्रेस में ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। ये न केवल प्रदेश के स्तर पर हो रहा है, बल्कि देश के स्तर पर भी देखें कि कभी बयान दिया, फिर कोर्ट में माफी मांगी, फिर बयान दिया, फिर कहा हम माफी नहीं मांगेंगे। यहाँ से लेकर आप उत्तर प्रदेश के नेताओं के बयान देख लें तो ये कुल मिला करके ये इस समय थोड़ा कांग्रेस में ज्यादा हो रहा है। उसका एक कारण संभवतः ये है कि चूंकि लंबे समय तक सरकार में उनको बाहर रहते हुए हो गए, और जिस तरीके से देश में माहौल हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा अभी संशय है। ये नहीं कहा जा सकता कि 2023 और 2024 के चुनाव में क्या होगा। तो मैं समझता हूँ इसको लेकर के जो हड़बड़ी से भीतर हो रही है, जो जल्दबाजी से भीतर हो रही है, घबराहट से भीतर हो रही है, उसको लेकर के व्यक्ति का जब आवेग बढ़ता है तो उसका संतुलन बिगड़ता है। और संतुलन जो सबसे पहले बिगड़ता है वो शब्दों का संतुलन बिगड़ता है और वाक्य का बिगड़ता है। ये ठीक हम अपने व्यवहार में भी देखें, जब भी हमारा संतुलन बिगड़ता है हम अपशब्दों का उपयोग करते हैं, ये मानवीय स्वभाव है। तो राजनीति में भी कहीं ना कहीं जब अधीरता होती है, असहजता होती है, तो शब्दों में गिरावट ही आती है। मोटे तौर पर जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जैसे रानी कमलापति जी पर उन्होंने बयान दिया, तो रानी कमलापति जी, इसमें कोई शक नहीं कि वो साधारण नारी नहीं थी। अब ये ठीक है कि उनका दमन हुआ, उन्होंने जोहर किया, दो अलग अलग कहानियां आती हैं कि एक तालाब में और एक उनका शिवलिंग के साथ जोहर की। अब जो भी उसके पीछे सत्य हो, तो कुल मिलाकर के उस सत्य को लेकर के आकर के आना और उन विषम परिस्थितियों में 300 वर्षों तक ये रास्ता निकालना, सल्तनत काल में ये रास्ता निकालना कि हम राजस्व ज्यादा दे देंगे लेकिन हमारी संस्कृति जीवित रहे, ये गोंडवानी की जो संस्कृति रही है, मैं समझता हूँ इसके लिए उनको प्रणम्य होना चाहिए। तो उस तरह का बयान गोविंद सिंह जी ने दिया, बिल्कुल इसी तरह का बयान उन्होंने दिया। अब उनको आप बोलते बोलते यही ध्यान नहीं रहा कि जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ खाते गाँव में, ये बात कोई दूसरा आदमी छिंदवाड़ा में भी कह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की जो शब्दावली है, ये तीखी, जैसे जैसे चुनाव आएंगे इसमें वृद्धि ही होगी। ये बहुत तीखी, तेज पैनी और धारदार भी होगी। और उसको मान करके चलिए कि 2023 का जो अब चुनाव आने वाला है वो बहुत साधारण चुनाव नहीं होगा, ना उसमें बहुत इस तरह की बातचीत होने वाली है, ना कोई इस तरह का शास्त्रार्थ विवाद होगा उसकी होने वाली है। मैं समझता हूँ इसके लिए हमको मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। चलिए मैं अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा डॉक्टर रंजन से। डॉक्टर रंजन, संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये जो ऊटपटांग बयानबाजी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़े, क्या कहेंगे इसमें? नुकसान नफे की यहाँ बात ही नहीं है। बात तो यहाँ ये है कि जो वर्तमान परिवेश में जो चल रहा है वही ये लोग इंगित कर रहे हैं और वही इनकी भाषा शैली है। आज देखिए समाज में जिस तरीके की भाषा शैली का उपयोग हो रहा है और जो स्तर गिर गया है वो हर तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो राजनेता इससे अछूते नहीं है, क्योंकि उनकी जो भाषा है ये समय काल की स्थितियां हैं। तो ये आप धीरे धीरे इसमें गिरावट ही आप देखेंगे। ये जो स्तर था, रमेश जी के बात का मैं समर्थन करूंगा कि एक जमाना था कि अटल जी तक तो ये वहां जाकर के बिल्कुल सधा हुआ था, उनको सुनने के लिए लोग जाते थे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हर दल के। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि राजनेताओं को सुनने के लिए भीड़ों को बटोरा जा रहा है, पैसे पे खरीदा जा रहा है। तो ये क्या स्थिति होती है? कोई ये राजनेता कहे जा सकते हैं क्या? और फिर आप भाषा शैली देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, निचले, उसके और निचले स्तर पर आप देखिए कि भाषा तो एक दूसरे के ऊपर ऐसी हो रही है जैसे आप वेब सीरीज देख रहे हो कोई, कि बिल्कुल परिवार के साथ में बैठ करके सुनने की स्थिति नहीं बची है। इनकी भाषा शैली उस स्तर पर चली गई है, तो वो सब खत्म हो चुका है।
अब ये टोटल वेब सीरीज चल रही है कि जो आप परिवार के साथ में बैठ करके ना इनको देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना कहीं कह सकते हो इनके डायलॉग, तो वो खत्म हो चुका है। तो राजनीति का जो चरित्र है, जो पूरी की तरह से मतलब शब्दावली जो है इनकी पूरी डिक्शनरी से गायब हो चुकी है। अब ये वही स्थिति में हो गई है कि जो एक जमाने में पान ठेले पे या चाय ठेले पे बैठ करके जो मजदूर टाइप के लोग जो बात करते हैं, वो बल्कि सभ्यता में बात करते हैं, उससे असभ्य स्थिति राजनीति की हो चुकी है। बिल्कुल ये तो भाषाई बिल्कुल ऐसा हो चुका, गोबर में मर्यादा, कीचड़ उछालने किसी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल तो भाषाई मर्यादा स्थितियां का बदल गई अब। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हमने ये देखा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने खातेगांव में एक बयान दे दिया, उसे लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन पर हमलावर हो गए। कमलनाथ ने ये कहा कि भाई खातेगांव की जनता कौन से नशे में है जो पिछले 25 साल से वहां के विधायक को जिता रही है। तो दूसरी ओर सीएम शिवराज ने यह कह दिया कि भाई ये तो सीधी सीधी जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है। जनता को यह कहना कि जनता नशे में है कि 25 साल से लगातार जिता रही है, सीधे सीधे जनता का अपमान है। तो भाषाई मर्यादा का कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भाषाई अमर्यादा कहीं ना कहीं आगे चल करके नुकसान पहुंचा सकती है। तो बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।